हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 1 जो कि डील करता है पार्टीज टू दी सूट। तो आज की वीडियो से अगर जो है आप पहली बार सीपीसी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको भी मुझे श्योरिटी है कि कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, कैसे पढ़ेंगे, हम सेक्शंस भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसीजर बताता है सिविल लॉ का, वो बताता है इन दी सेक्शंस, एंड जो ऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ यही बताते हैं कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या फिर अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो फिर उस केस में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्डर 1 जो कि डील करता है पार्टीज टू दी सूट में। गाइज, मैंने ये जो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 1 का रूल 1 और रूल 3 जो है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का ही है, टर्म का। मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं इस वीडियो में कि आप कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये बेयर वर्डिंग जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आप पॉइंट्स में इस तरह बनाकर बेयर वर्डिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ ये दोनों मेथड्स ही डिस्कस करने जा रही हूँ कि और साथ के साथ आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि क्या क्या कंसेप्ट है जो डिस्कस किया गया है रूल 1 एंड रूल 3 में। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूल 1 में। ऑल द पर्सन्स मे बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ। कौन जो सारे पर्सन हैं, अगर ये जो है कंडीशन रूल 1 की फुलफिल हो रही है तो उन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्लेंटिफ इन द सूट। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि राइट टू रिलीफ अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन और एक्ट। ठीक है, ये जो पर्सन्स हैं वो सभी प्लेंटिफ्स हैं, उनका जो राइट टू रिलीफ है वो अराइज होना चाहिए फ्रॉम दी एक्ट या फिर किसी ट्रांजैक्शन से जो कि सेम होने चाहिए सबके लिए, सब प्लेंटिफ के लिए, और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शंस या फिर एक से ज़्यादा एक्ट या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन से। ठीक है, और अलेज्ड टू एग्जिस्ट इन पर्सन, और वो जो है राइट टू रिलीफ इंटाइटल है, सब पार्टीज सब प्लेंटिफ्स जो है इंटाइटल है वो राइट टू रिलीफ लेने के लिए और उनमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन पर्सन चाहे वो ज्वाइंटली सूट फाइल करें या सेवरली सूट फाइल करें या फिर अल्टरनेटिवली वो क्या करें, सूट फाइल। साथ के साथ इफ दे फाइल सेपरेट सूट, अगर जो है वो सेपरेट सूट फाइल करेंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही अराइज होगा उन पार्टीज में, उन प्लेंटिफ्स में। ठीक है, तो एक उदाहरण के तौर पे हम आपको एक केस स्टडी भी बताना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वर्सेस मैसर्स गिल एंड सन्स। तो क्या हुआ था गाइज, मैसर्स गिल एंड सन्स ने बुक पब्लिश की थी अंडर द नेम ऑफ द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ, जबकि उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी यूनिवर्सिटी से, तो अब जो उनका राइट टू रिलीफ जो है कहाँ से शुरू हुआ, फ्रॉम द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या एक्ट और ट्रांजेक्शन था, उनके नेम पे क्या की गई थी, बुक पब्लिश की गई थी। अगर जो है साथ के साथ ये दोनों यूनिवर्सिटी अलग अलग सूट फाइल करती, सेपरेट सूट फाइल करती, तो फिर क्या होगा, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है अराइज होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें फुलफिल की गई हैं इस केस में रूल 1 में, तो आप इसकी रेफरेंस दे सकते हैं। सेकंड मेथड जो है आप कैसे अटेम्प्ट करें इस रूल को, रूल नंबर 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। बात सही सिर्फ वही है जो हमने डिस्कस की है रूल 1 में, फर्क पड़ता है बस प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का। ठीक है, तो आप सेपरेट से पॉइंट भी बना सकते हैं कि राइट टू रिलीफ जो है वो अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आप इनको अलग से लिखकर सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, अलेज्ड टू एग्जिस्ट अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, डिफेंडेंट्स सभी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट होना चाहिए, चाहे जो है उन पर सेपरेटली या फिर ज्वाइंटली या फिर अल्टरनेटिवली सूट फाइल किया जाए तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बना सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वुड अराइज इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट। ठीक है, तो यही बात समझाई गई थी एग्जैक्ट बेयर वर्डिंग के साथ इन द केस ऑफ ईश्वर भाई सी पाटिल वर्सेस ईश्वर भाई सी पाटिल
वर्सेस हरिहर बिहारा के केस में। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या पावर्स है कोर्ट की रिगार्डिंग द ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज। रूल सेकंड बताता है कि अगर जो है इन केस ऑफ ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ when it appears to court कि जो ज्वाइंटर ऑफ द प्लेंटिफ है would embrace और डिले द suit, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऑप्शन देगा उसे प्लेंटिफ को कि वो इलेक्शन करे, कि वो सेपरेट सूट या फिर वो पूरा मतलब जो है प्लेंटिफ के ऊपर ही है कि वो अलग से सूट फाइल करना चाहता है या फिर सेम ट्रायल में वो एक से ज़्यादा पर्सन जो है एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन हो, या फिर और ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल, तो ये सेपरेट सूट का वो ऑर्डर दे सकता है, और ऑर्डर फॉर एनी अदर एज एक्सपीडियंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, या फिर कोई और ऑर्डर भी दे सकता है। रूल 3A जो है 1976 की अमेंडमेंट्स ऐड किया गया था, ये भी सेम है एज टू दी रूल सेकंड, बस फर्क कितना है कि यहाँ पर प्लेंटिफ की बात की गई है, यहाँ पर डिफेंडेंट की बात की गई है, और साथ की साथ पॉइंट 1 जो है रूल 3A में नहीं बताया गया, मतलब कि डिफेंडेंट को ऑप्शन नहीं देगी कोर्ट फॉर द इलेक्शन। ठीक है, कोर्ट सीधा अपना ऑर्डर ही सुनाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रूल 4 अब हम देखने जा रहे हैं कि पावर ऑफ द कोर्ट टू गिव जजमेंट। ठीक है, फॉर वन और मोर प्लेंटिफ हु फाउंड टू बी रिलीफ एग्जीक्यूटेड देयर टू, और बी against one or more defendant who found to be liable as per their liability। ठीक है, ऑर्डर 5 जो है वो यही बता रहा है कि ऑल द डिफेंडेंट जो है मे नॉट लाइबल फॉर द रिलीफ क्लेम अगेंस्ट देम। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 डिफेंडेंट्स हैं एक सूट में, तो ज़रूरी नहीं है कि चारों डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही है जो क्लेम पास होगा, ऑर्डर पास होगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि फॉर द कॉन्ट्रैक्ट केसेस, ठीक है, रूल 6 की बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट केसेस में ज्वाइन होगी। ऑल द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर प्रोमिसरी नोट, हुंडीज, या फिर जिनकी भी लाइबिलिटी बनती है वो ज्वाइन होगी। रूल 7 जो है वो यही बताता है कि व्हेन द प्लेंटिफ कंफ्यूज, जब उसे पता ही ना हो कि डिफेंडेंट कौन है, या फिर एक से ज़्यादा जब डिफेंडेंट हो वो किसे क्लेम करे। ठीक है, तो ही में ज्वाइन मोर देन वन, तो क्या होगा, ही में ज्वाइन मोर देन वन डिफेंडेंट, किसके लिए, टू फाइंड आउट द डिफेंडेंट, कोर्ट को कहेगा कि मुझे बताएं कि कौन है डिफेंडेंट, और साथ के साथ बताएं कि कितनी कितनी लाइबिलिटी इन डिफेंडेंट्स की लगती है, मतलब कि वो कितनी लाइबिलिटी पे वो जो है लाइबल हैं डिफेंडेंट्स। ठीक है, ये जो गाइज रूल 8 है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अगर आपको ये कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को फिर से चलाकर देख सकते हैं, क्योंकि इजी है गाइज, इतना भी ज़्यादा है नहीं मुश्किल। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो किसी भी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।